वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 170 है। ये टेस्ट सीरीज आर ओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर और इसमें होगी हिस्ट्री। ठीक है, प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री, और उसमें भी है मौर्य प्रशासन। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 170 और फ्यूचर में जो भी टेस्ट आएगा आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का जो 7वां अंग है वो कौन सा था? और राज्य की जो सही और पहली परिभाषा दी गई है वो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक में दी गई है। जनपद तो तीसरा था, दुर्ग जो है वो चौथा था, और कोश जो है वो पांचवा था, मित्र जो है वो सातवां था। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग था मित्र। देखिए, प्राचीन भारत में मौर्य युग ने दुनिया को एक महत्वपूर्ण ग्रंथ दिया, वो था अर्थशास्त्र। कौटिल्य की अर्थशास्त्र, कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, ये तीन नाम एक ही व्यक्ति के हैं। यह राजनीतिक राज्य व्यवस्था में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, और कौटिल्य को भारतीय मैकियावेली के रूप में जाना जाता है। यह अलग से प्रश्न याद रखिएगा, क्योंकि वह निर्मम और चतुर रणनीति और नीतियों के कारण युद्ध कला सहित राज्य स्तरीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है मित्र। देखिए, सबसे पहले कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में ही राज्य की सही परिभाषा प्राप्त होती है। यह राज्य को एक सजीव एकात्मक शासन संस्था के रूप में मान्यता प्रदान करता है तथा उसे 7 प्रकृतियों अर्थात अंगों में निरूपित करता है, जो निम्नलिखित हैं। पहला है अंग इसका स्वामी। स्वामी यानी राज्य का एक शासक होगा। ठीक है, दूसरा अमात्य यानी मंत्री होंगे उस राज्य के। जनपद, जो जनता होगी, जो जनसंख्या होगी, ठीक है, वो मिलकर बनाएगी जनपद। दुर्ग, और पांचवा है कोष। ठीक है, उस राज्य की आर्थिकी के लिए खजाना होगा जो कोष में जमा होगा, और सुरक्षा के लिए डंडा यानी सेना होगी। और 7वां अंग है मित्र यानी सहयोगी और मित्र, जो कि वहाँ के लोग ही होंगे। तो पहला स्वामी, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठा डंडा और 7वां मित्र। एग्जैक्ट इसी क्रम में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान निम्नलिखित में से किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, विलियम जोन्स वो पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आर ओ की, जो मिलेगी आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर के द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया? यानी सेल्यूकस को किस भारतीय राजा ने हराया, ये पूछ रहा है। समुद्रगुप्त ने, अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था उसको। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। नंबर 4 पर अजय, निम्नलिखित में से किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? कृष्णदेव राय, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, अशोक। कई बार पुनरावृत्ति हो रही है प्रश्न की, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर है अशोक। ठीक है, अशोक महान इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। यूपीएससी सिविल सेवा में हर बार एक प्रश्न होता है अशोक पर। इस बार नहीं था, लेकिन हर साल पूछती है यूपीएससी भी। देखिए, अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यावहारिक धम्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके। अशोक का जो धम्म है वो सदाचार का धर्म था। यह एक ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक ने।
नंबर 5 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। अशोक के 13वें शिलालेख में उसके कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो कलिंग तो होगा, बिहार भी, अफगानिस्तान भी है, श्रीलंका इसमें नहीं है, और यही अपना आंसर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी को छोड़कर सभी जगह था। नंबर 6 पर आ जाइए, सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश की धरोहर है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बनवाया था उसको? अशोक, पुष्यमित्र शुंग, हर्षवर्धन या बिंबिसार। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है सांची के स्तूप, मध्य प्रदेश की धरोहर, अशोक ने बनवाया, बी है आंसर। देखिए, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। नंबर 7 पर आ जाइए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा या संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? 4 बौद्ध सभा या संगीति हुई थी, किन किन नगरों में हुई, किस किस के शासनकाल में हुई, अध्यक्षता किसने की? ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। तो पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा या संगीति, भी है इसका आंसर। देखिए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा या संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई और यह तीसरी बौद्ध सभा थी। इसकी अध्यक्षता की थी मोगली पुत्र तिष्य नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने। उत्तराखंड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों में एक प्रति कहाँ मिली है? केवल एक ही है पूरे उत्तराखंड में। और उत्तराखंड पीसीएस ने भी कई बार पूछा है ये प्रश्न, और यह है कालसी। ठीक है, कालसी ऑप्शन नंबर डी, और डिस्ट्रिक्ट है ये देहरादून। तो उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति जो है वो कालसी में मिली थी। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत आया था? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमार गुप्त। मेगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, मेगस्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था, और भारत में उसने जो कुछ भी देखा और सुना उसे अपनी पुस्तक या रचना इंडिका में उसने उसका वर्णन किया है। और मेगस्थनीज ने लगभग 302 ईसा पूर्व से 288 ईसा पूर्व के बीच भारत का दौरा किया था। 10वां प्रश्न है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? उस समय जो तत्कालीन भारतीय समाज था वो कैसा था मेगस्थनीज के अनुसार? तो किसमें किया होगा? अपनी पुस्तक इंडिका में ही उसने लिखी होंगी बातें। 7 श्रेणियों में विभक्त था उस समय का भारतीय समाज। देखिए, मेगस्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को, मतलब उस समय के भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया, जो इस प्रकार है। मेगस्थनीज के अनुसार वहाँ के लोग दार्शनिक थे, उनमें से कुछ कृषक थे, कुछ पशुपालक थे, कुछ कारीगर थे, कुछ योद्धा थे, कुछ निरीक्षक थे, कुछ मंत्री थे। मेगस्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। नंबर 11 पर आ जाइए, मौर्य मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समाहर्ता, अंतपाल, प्रदेष्टा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। समाहर्ता जो था वो राजस्व इकट्ठा करने का काम करता था, ए है इसका आंसर। देखिए, मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का काम समाहर्ता के द्वारा किया जाता था, और जो अंतपाला ऑप्शन नंबर बी में, वो सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करते थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? उज्जैन, नालंदा, तक्षशिला, वैशाली। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला था। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, और दुनिया भर के लोग यहाँ अध्ययन करने आते थे। नंबर 13 पर आ जाइए, प्राचीन भारत में भाग एवं बलि थे, सैनिक विभाग, राजस्व के स्रोत, धार्मिक अनुष्ठान या प्रशासकीय विभाग। ये राजस्व के स्रोत थे, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो भाग और बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था, और वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी होता था, और इस कर को
भाग कहते थे और इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। तो बी है इसका आंसर। ठीक है। राज्य का सप्तांग सिद्धांत, राज्य की पहली परिभाषा कौटिल्य की अर्थशास्त्र में ही। नंबर 14 पर आ जाइए। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, किस अधिकारी के द्वारा एकत्र किया जाता था? कौन एकत्र करता था भूमि कर मौर्य काल में, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था? बताइए। सीताध्यक्ष, शुक्लाध्यक्ष, अग्रोनोमाई या उपर्युक्त में से कोई नहीं? देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीताध्यक्ष। तो मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था, वही भूमि कर वसूल करने का काम करता था, और ये जो भूमि कर था वो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था मौर्य प्रशासन में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बहुत पूछा गया एग्जाम में, और मैच करने के लिए भी पूछ लेता है इसको। प्रतिष्ठान या पैठन सातवाहनों की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो सातवाहनों की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान या पैठन, कुछ भी आ सकता है, याद रखिएगा दोनों को। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी डी है इसका आंसर। तो उपर्युक्त राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश है सातवाहन, और इस वंश का संस्थापक शिमुक को माना जाता है। ठीक है। और चालुक्य वंश का संस्थापक कौन? पुलकेशिन प्रथम। पल्लव वंश का संस्थापक कौन? सिंह विष्णु। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन? दंती दुर्ग। और राजधानी है राष्ट्रकूटों की मान्यखेत। एलोरा की गुफा मंदिर बनवाया था इन्होंने, इंपॉर्टेंट है वो। और ये संस्थापक मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है आरओ के एग्जाम में, याद रखिएगा। नंबर 17 पर अजय निम्नलिखित में से किस राजा ने जैन धर्म के प्रति किस राजा का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ, बृहदत्त, खारवेल, होविष्क। खारवेल का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती इसकी जानकारी। तो उदयगिरी की पहाड़ी पर स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख से यह पता चलता है कि खारवेल का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। क्वेश्चन नंबर 18 पर अजय 18वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य या देवगुप्त? ऑप्शन नंबर बी। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है, और उसके अन्य नाम देवराज और देवर्षि भी मिलते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत पूछा गया एग्जाम में। प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति निम्नलिखित में से किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देती है? इसका उत्तर है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिशैन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त या पुष्यमित्र शुंग। 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन इनमें से किसने किया था? प्रवरसेन प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। वाकटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। तो भी है आंसर। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज में प्राप्त कर सकते हो, जिसमें एक पीडीएफ में मिलेंगे आपको 140 क्वेश्चन, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके हर दिन प्रैक्टिस करते रहेगा। सब्सक्राइब कर सकते हैं आप सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।